हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो नीट के पर्पस से, नीट के सिलेबस पे आधारित हम लोग बायोलॉजी और बाकी जो मेडिकल एंट्रेंसेस है उसके सिलेबस पर बेस्ड ये एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग अपने पास अपना बुक साथ में रखें एनसीईआरटी का, फिर जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी में एनसीईआरटी बुक में ही नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, बेस्ट तरीका यही है। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इंट्रो। अब इंट्रोडक्शन में यही बताया जाएगा कि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, ठीक है, पहले इसको हाईलाइट करो। इस चैप्टर का जो भी एनसीईआरटी का बातें हैं, जो भी लिखा हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से नोट्स की तरह पढ़ो और इसका वेटेज भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को इग्नोर करने लायक है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। ठीक है, सबसे पहला जो एरिस्टोटल थे, ठीक है, एरिस्टोटल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले क्या किए, साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना शुरू किए। ठीक है, साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना शुरू किए। किस चीज को, तो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किए। तो जो सबसे पहला अर्लीस्ट अटेम्प्ट रहा वो एरिस्टोटल का रहा। ठीक है, ही देखो ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, उन्होंने जो एरिस्टोटल जो डिवाइड किए थे वो कितने में, अब जो ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है, देखो ट्री किसे कहते हैं, ट्री का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा क्या हो, लंबा हो। ट्री किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा क्या हो, लंबा हो। ठीक है, और श्रब्स किसे कहते हैं, जो उससे क्या हो, थोड़ा छोटा हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ट्री कैसा दिखता है, इतना बड़ा ऐसे करके ट्री होता है, और श्रब्स क्या होगा, थोड़ा उससे छोटा प्लांट होगा। और हर्ब्स क्या होता है, जिसको घास कहते हैं, जो इस तरीके से बनाया जाता है इमेज में। ठीक है, तो श्रब्स जो ट्री होता है वो सबसे बड़ा, श्रब्स जो होता है छोटा, और हर्ब्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले 3 भाग में उसे डिवाइड किया। किसको, तो प्लांट को। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। अब उन्होंने एनिमल को भी 2 भाग में, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला है जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया गया। लेकिन उतना ज्यादा वो मतलब ये अच्छे से समझ नहीं पाया क्या क्या करना है, नहीं करना है। जिस हिसाब से उन्होंने देखा उस हिसाब से डिवाइड किया, लेकिन ये इनफ उसके बारे में जानने के लिए, किसी लिविंग थिंग्स के जानने में इनफ जानकारियां नहीं दे पाए। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, मतलब दिक्कतें आने लगी। फिर आया अर्लीस्ट में, उसके बाद आया लीनियस भाई साहब। ठीक है, लीनियस जी आया। लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम को बताए। ठीक है, 2 किंगडम, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट प्लांटी एंड एनिमल। जो प्लांटी और एनिमल है 2 किंगडम, वो किसके द्वारा दिया गया है, लीनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, he kingdoms was developed that include all plants and animals respectively। ठीक है, जितना भी प्लांट है वो सारा प्लांटी में आया, और जितना भी एनिमल है वो सारा एनिमेलिया में आया। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब जो ये सिस्टम इन्होंने बताया है, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक लिविंग थिंग्स में क्लासिफाई मतलब अच्छा से डिस्टिंग्विश नहीं किए।
उसके बाद यूनिसेल्युलर क्या है, मल्टी सेल्युलर क्या है, ये भी नहीं बताए। फोटोसिंथेटिक क्या होता है और नॉन फोटोसिंथेटिक क्या होता है, ये भी नहीं बताए। वो सब क्या कर दिए, एक ही में रख दिए थे। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, सबको एक ही बड़ा प्लांट में रख दो भाई, ऐसे किया गया था। ठीक है, तो ये भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ठीक है, hence the two kingdom of classification used for a long time was found inadequate. ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ, ये दोनों जो प्लांटी है और एनिमेलिया है वो चलता रहा। लेकिन जैसे ही लोगों का ज्ञान और जिज्ञासु जो बढ़ा कि हम और भी लिविंग थिंग्स के बारे में जाने, तो वो अच्छा से मतलब नहीं साबित हो पाया। फिर से चेंज करने का मतलब लॉन्ग टाइम वाज फॉर इनएडिक्वेट। ठीक है, तो इसमें भी पता चला कि ये लिनियस भाई साहब भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे। उसके बाद आता है बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल, देखो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये सारा बात सबको तो कोई बताया ही नहीं था, ये सारा जो बात है कोई बताया नहीं था। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, थ्रू plant and animal, through नहीं है, through the plant and animal kingdoms have been a constant under all different system। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, टाइम पे देख रहे हो कि हर एक समय समय पे ये क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो धीरे धीरे बदलते चल गया। ठीक है, और उसके बाद जो सिस्टम था डिफरेंट सिस्टम भी अपनाया गया कांस्टेंट अंडर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood different by different scientists over the time। अब जो जो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना अपना अलग अलग तरीके से उसे समझा और हम लोगों को समझाने का यानी कि उसे प्रयास किया। ठीक है, चलो फिर देखते हैं ये एनसीईआरटी का जितना भी आपको एक चार्ट दिखेगा एनसीईआरटी में, वहां से क्या होता है, क्वेश्चन को वो उठाता ही उठाता है। जो भी नीट वाला स्टूडेंट जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये चार्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, ये जो चार्ट है इसे ये भी आई है। ठीक है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग रट लोगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होना चाहिए, वो ये दूसरा क्राइटेरिया है। सॉरी, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है सेल टाइप, फिर सेल वॉल, फिर तीसरा में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा में है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा में है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारा जो कैरेक्टर है, ये जो सारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, चलो तो आगे जो सबसे अच्छा साइंटिस्ट जिन्होंने बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, वो देखो कैसे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है आर.एच. व्हिटेकर। सबसे पहले जो अर्लीस्ट अप्रोच था वो एरिस्टोटल का था, लेकिन जहां से मतलब एक रिवॉल्यूशन समझो स्टार्ट हो जाता है, एक मतलब बड़ा सा तागड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर 1969। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम में क्या क्या नाम है देखो, डिफाइंड बाय मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने जो क्राइटेरिया अपनाया है क्या क्या है वो देख लो। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बाय हिम इंक्लूड ऑल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसे हम आगे चैप्टर में समझेंगे। ठीक है,
ये देख लो सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब आगे क्या है देखो, गिव्स टेबल में दिया हुआ है ऊपर जो बताते हैं, गिव्स कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। ठीक है, चलो ये किंगडम समझते हैं। सबसे पहला जो मोनेरा है, मोनेरा मोनेरा में सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, जो पहले नहीं बताया गया था, आर.एच. विटेकर से पहले कोई नहीं बताया। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक। फिर प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक। फंगाई क्या है, यूकैरियोटिक। प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक। एनिमेलिया क्या है, यूकैरियोटिक। सिर्फ मोनेरा जो है वो आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक, और इसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसे क्या करोगे, याद रखोगे। उसके बाद देखो सेकंड नंबर में है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है मोनेरा का, नॉन सेल्यूलोजिक, यानी ये सेल्यूलोज नहीं होता है इसमें, और ये पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी किसी में, सारा में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, फंगाई में भी प्रेजेंट होता है लेकिन चाइटिन के साथ प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है लेकिन चाइटिन से बना हुआ रहता है। उसके बाद प्लांटी में सेल्यूलोज का सेल वॉल बना रहता है, और एनिमेलिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है। एनिमेलिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, सेकंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में अब्सेंट होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये चारों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा सेलुलर लेवल है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल है, लेकिन फंगाई मल्टी सेलुलर लेवल और लूज टिश्यू है। ठीक, प्लांटी और टिश्यू ऑर्गन लेवल है। ठीक है, और ये जो एनिमेलिया है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ठीक है, इसमें देख लिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक होता है मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक में किस तरह का देख लो यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक में किस तरह का, तो केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, ये सारा होता है क्या, मोनेरा में। ठीक है, उसके बाद जो प्लांटी होता है वो ऑटोट्रॉफिक, उसके बाद ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक आता है, और दूसरा क्या है, प्लांटिक हेट्रोट्रॉफिक भी आता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा जो होता है वो देखो, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ये हो गया, सॉरी ये हो गया प्रोटिस्टा जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। उसके बाद फंगाई सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है, और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। प्लांटी की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक ही होता है। प्लांटी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक ही होता है। और जबकि तुमको देख लियो, मोनेरा देख लिए, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा देख लिए, फिर फंगाई देख लिए, फिर ऑटोट्रॉफिक जो प्लांटी है वो होता है, और जो एनिमेलिया है, जो एनिमल्स है, वो हेट्रोट्रॉफिक ही होता है जिसमें होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। ठीक है, यहां तक समझ लिए थे। अब यहां देखो, ठीक है, ध्यान से सारा समझो। उसके बाद देखो यहाँ पे द थ्री डोमेन the three domain system has been also proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a sixth kingdom classified. ठीक है, देखो सबसे पहले three domain system has been proposed that divides the kingdom मोनेरा इंटू टू डोमेन। अब मोनेरा को क्या किया गया है, दो भाग में अलग से भी डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाई सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन इवॉल्व। ठीक है, ये सिक्स किंगडम जो है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अब नया में चल रहा है। ठीक है, देख लो, यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ इन डिटेल एट हायर क्लासेस। इस सारे के बारे में हम लोग हायर क्लास में यानी कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, लेट अस लुक एट द फर्स्ट फाइव, यानी कि दिस फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड consideration that influence the classification of system। ठीक, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस एंड फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स,
एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। ठीक है, उसके बाद देखो the characters that unified this whole kingdom was that all the organisms include had cell wall in their cells। ठीक है, ये बात ध्यान से रखो, जितना भी किंगडम में है, ठीक है, इसमें प्लांटी में उसमें क्या होगा, सेल वॉल। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर्स, जो कि अदर वाले से दूसरा अगर हम किंगडम की बात करें जो कि बहुत ही डिफरेंट है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae यानी साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, विथ द अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोटिक। ठीक है, जो क्या है, एक यूकैरियोटिक है अदर ग्रुप का। उसके बाद देखो इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर वंस। से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। अब जो क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगैरा है उसे किस में रखा गया है, एल्गी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट था। They also showed characteristic difference in their cell wall composition. The fungi and chitin in their walls, while the green plants have cellulosic walls। देखो फंगी में क्या होता है, चाइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, जबकि प्लांट की बात करेंगे तो वो किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। ठीक, उसके बाद वेन सच कैरेक्टर्स वेर कंसीडर्ड द फंगी वेर प्लेस्ड इन अ सेपरेट कैरेक्टर। जिस वजह से फंगी को क्या करना होगा, अलग कैरेक्टर से यानी कि अलग ग्रुप में उसे सेपरेट किंगडम में रखा जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, किंगडम फंगी कहते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। अब जितना भी क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स organisms group together under the kingdom of Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। ठीक है, उसके बाद यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो है उसे प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद देखो द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला में देखो अर्लीस्ट प्लेस्ड इन एल्गी, बट अब हटा करके उसे प्रोटिस्टा में विद इन प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल। अब इन दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेल वॉल है। ठीक है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि क्या है, विच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, पहले इन दोनों को एनिमेलिया में रखा गया था। विद लैक ऑफ सेल वॉल, जो कि दोनों में सेल वॉल नहीं होता है। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। अब दोनों को क्या किया गया, डिफरेंट किंगडम में रख दिया है। This happened because the criteria for the classification changed। अब क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो चेंज होने की वजह से दोनों का अलग अलग में रखा गया है। ठीक, This kind of changes will take place in future to depend on improvement in our understanding characteristics and evolutionary relationship। ठीक है, ये सारा जो है evolutionary relationship पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद देखो ओवर टाइम, समय बीतते देखो ओवर टाइम an attempt has been made to evolve the classification system which reflects not only the morphological या पे reflects not only the morphological characters, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic मतलब होता है जीन से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे फाइलोजेनेटिक क्या होता है, इसमें बहुत केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसमें इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है इसी चीज से पता चलता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, the kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animals kingdom respectively, we will detail in separate chapter number 3 and 4। ठीक है,
जो ये चैप्टर है तुम्हारा प्लांटी और एनिमलिया, इसके लिए डिफरेंट चैप्टर बनाया गया है, और बाकी जितने भी ये सब है प्रोटिस्टा, फंगी और मोनेरा और जो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सारा चैप्टर इसमें पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम मोनेरा किंगडम को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक किंगडम को एकदम डिटेल से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो।